आप लोग सीरियसली इसको सीखेंगे समझेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग जो कि इस टाइम जॉबलेस हैं या जिनको जॉब नहीं मिल रही है या जिनको नीड है, तो दे कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग राइट अवे। तो इसके एडिटेड होने की चीज़ें हैं, ये जो आज का टॉपिक है हमारा। और नॉर्मली अगर मैं वैसे अगर मैं किसी को सिखाता हूँ, अगर ये जितना मैं आपको आज सिखाने लगा हूँ, तो आई चार्ज ऑलमोस्ट 20,000 पर पर्सन फॉर दिस ट्रेनिंग। यू आर गोइंग टू लर्न इट फॉर फ्री। सो मे बी दैट इज वाई शायद आप इसकी कदर भी ना करें। बहरहाल, गुड लक, आई होप यू लर्न इट। हाँ जी, आप सब लोग रेडी हैं आप लोग? आई थिंक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 लोग हैं, ठीक है, काफ़ी हैं। तो आप सब लोगों ने अबैकस इंस्टॉल की होगी, राइट? लेट्स फर्स्ट टेस्ट एंड रन। अगर आप लोगों ने अबैकस ऐसे ही जैसे आप अबैकस लिखते हैं विंडो में स्टार्ट में जाके, तो आपके पास ये ऐसे ऑप्शन अपीयर हो जाना चाहिए, अबैकस CAE का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एक ब्लैक विंडो अपीयर होगी जिसमें वो आपसे लाइसेंसेज और नोट्स वगैरह का बता रहा होगा। एंड देन यू विल सी दिस विंडो, अबैकस CAE विंडो। इसको पहले ये विंडो ऊपर आ रही है, इसको आप यू कैन जस्ट क्लोज इट। सो इज एवरीबडी हियर ऑन दिस विंडो? सब लोगों ने ये विंडो ओपन कर ली है अबैकस 6.14 की? यस सर। जी मनी, आपके पास ये विंडो ओपन है? यस जी शुमाइला, आप तो मतलब अभी डाउनलोड करी हैं। जी बिलाल, आपके पास? यस सर, ओपन है सर। एमन, हमजा, दानियाल? सर डाउनलोडिंग हो रही है सर। यस सर, बच्चे, ओपन हो गया। ओके हमजा, आप अभी तक डाउनलोड क्यों कर रहे हैं बच्चे? सर वो मेरा WinRAR इंस्टॉल नहीं था सर, उस वजह से। तो अभी वो WinRAR दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है, तो RAR फाइल से वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना। तो आप डाउनलोड क्या कर रहे हो, विनरार को कर रहे हो या अबैकस को कर रहे हो? सर बैकअप डाउनलोड हो गया, बस WinRAR इंस्टॉल करना। ओके जी, दीबाज आपके पास विंडो ओपन है? यस सर, ओपन है। ओके, सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट बाय डीमिस्टिफाइंग के FEA है क्या भाई, इसमें मुश्किल बात क्या है, और इसमें कैचेस क्या हैं, और आमतौर पे जो लोगों को आप करते हुए देखते हैं उसमें मसले क्या होते हैं, एंड व्हाई पीपल डिस्पाइट नोइंग दीज टूल्स, जैसे कैंसस कुछ लोग सीख लेते हैं, अबैकस सीख लेते हैं, व्हाई दे आर अनएबल टू अर्न यूजिंग दीज टूल्स। ये सारी की सारी चीज़ें मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्रेजुअली। सो थोड़ी सी आप यूँ समझें कि फंडामेंटल लेवल की मोटी मोटी बातें करूंगा मैं, ज़्यादा FEA की जो मैथमेटिक्स है, उसकी जो डेरिवेशन है, उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स है, उसके अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा कि एटलीस्ट एज एन इंजीनियर you should be able to use these tools. So I will start with a simple example. Let's say you have a beam which is fixed with a wall like this. Okay. Okay. बीम का साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब मज़े की बात यह है कि अगर हम इस पॉइंट पर, इस जगह पर, right here, if we apply a force at this point, तो आपको पता है कि क्या होगा भाई इस बीम में? कैन एनीबडी टेल मी क्या होगा? इफ यू अप्लाई, ये वाला एंड जो है इसका बीम का कैंटिलीवर बीम है, फिक्स्ड है, इस एंड पर अगर आप लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस बीम? डिफ्लेक्शन होगी, इसमें वेरी बेंडिंग गुड होगी। जी, बेंडिंग होगी, डिफ्लेक्शन होगी। और उसके लिए आप लोगों ने फार्मूले पढ़े हुए हैं अपनी BSc में, मसलन वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स किस किस को याद है भाई? याद है किसी को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स? यस सर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेप फोर्स डायग्राम। जी, उसमें क्या होता था कि आप बेसिकली इसको एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते थे कि अच्छा जी यहाँ पे कितनी डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी,
एंड आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते आगे से आगे डिफ्लेक्शंस कितनी होती जाएंगी. दैट इज व्हाट वी यूज टू बेसिकली स्टडी. एंड आल्सो वी यूज टू स्टडी कि इसमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेसेस कितनी प्रोड्यूस हो रही होंगी. राइट, रिमेंबर. ओके. अब ये तो है कि इसका हमारे पास फार्मूला भी मौजूद है. हमें पता है कि भाई अगर ये जो हमने बीम लगाई हुई है, अगर इसकी लेंथ इतनी है, इसका डायमीटर इतना है, इस पे फोर्स इतनी अप्लाई हो रही है, और इसका मटेरियल ये है वगैरह वगैरह, अगर हमें इन बातों का पता है तो हम इजीली अपने फार्मूला को यूज करके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बेंडिंग्स वगैरह को फाइंड कर सकते हैं. राइट. सो नाउ लेट्स चेंज द थिंग्स अ बिट. समझाते हैं shapes को. लेट्स से सो एडिट शेप पर जाता हूँ मैं, एडिट पॉइंट्स पर जाता हूँ. सो लेट्स सपोज अभी इसी बीम की शेप को मैं थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ लाइक दिस. लेट्स आल्सो से कि मैं इसके अंदर होल्स भी कुछ क्रिएट करने लगूँ. अभी अगर मैं इसके इस पॉइंट पर लोड अप्लाई करता हूँ, नाउ डू यू हैव एनी फार्मूला टू सॉल्व इट? नो यू डोंट. अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते. आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड एनालिटिकल मेथड या फार्मूला अवेलेबल नहीं है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकें और आप देख सकें कि अच्छा जी इस पॉइंट पर कितनी स्ट्रेस है, 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 एंड सो ऑन. यू हैव नो वे टू डू इट बेसिकली. सो दिस इज वेयर एफईए कम्स टू योर हेल्प. एफईए क्या करती है कि वही फार्मूला जो कि आपने एक्सटेंडेड शेप के लिए पढ़ा था, लेट्स सपोज वो फार्मूला ये है. इंसर्ट, लेट्स से टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ऐड करता हूँ, and the formula is, let's say, sigma stress is equal to, let's suppose इसका moment of inertia multiplied by applied force divided by, मैं वैसे just एक फार्मूला लिख रहा हूँ. It is not correct. ठीक है. So whatever this formula is, ये फार्मूला let's suppose हम यूज करते हैं to identify for a standard shape कि उसके अंदर स्ट्रेसेस किस जगह पे कितनी कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं. So FEM में हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली ये जो कम्प्लेक्स ज्योमेट्री है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो जो प्रोसेस है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीटाइजेशन. और हर जो छोटा छोटा पार्ट बनता है उसके ऊपर एक्चुअली हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं हर छोटे छोटे पार्ट के ऊपर. और फिर उससे क्या होता है कि इस केस में स्टैंडर्ड शेप में आपके पास एक इक्वेशन थी, अब यहाँ पर आपके पास जितनी डिस्क्रीटाइजेशन होंगी उतनी ही इक्वेशन बन जाएंगी. लेट्स सपोज आपने इस कम्प्लेक्स ज्योमेट्री को 100 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो जो 100 छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सब के लिए एक यही इक्वेशन यूज हुई होगी ग्रेजुअली, सेपरेटली, इंडिविजुअली. So that means now this problem will be solved with the help of 100 equations, not one equation. Why? Because this is complex equation. अब आपके लिए इसमें मुश्किल क्या होती है? Being human beings, we cannot solve hundreds of equations at the same time. However, we can solve one equation. इसीलिए स्टैंडर्ड शेप्स जब होती हैं वो हम बाय हैंड, बाय नोटबुक, डेरिवेशन करके इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन जब कम्प्लेक्स इक्वेशंस होती हैं, we cannot do it. Then we have to take help from FEA. So FEA का बुनियादी तौर पे मकसद क्या है किसी भी FEA टूल का, कि ये जो 100 इक्वेशंस बनती हैं for each of the elements, each of the discretized elements, उनको वो आपके लिए सॉल्व कर देता है. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसी भी FEA टूल का. इसका एक और मतलब भी है.
अगर किसी भी फिनोमेना की आपके पास गवर्निंग इक्वेशन नहीं है, फंडामेंटल, जैसे इस केस में जो गवर्निंग इक्वेशन है या फंडामेंटल इक्वेशन है वो ये है, अगर आपके पास ये इक्वेशन नहीं है या किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी भी रिसर्चर ने पहले ये इक्वेशन फाइंड नहीं की हुई है, तो आप उस एफईए प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो कोई एफईए प्रॉब्लम आप सिर्फ वो सॉल्व कर सकते हैं जिसकी स्टैंडर्ड शेप का फार्मूला लिटरेचर में अवेलेबल हो, एस्टेब्लिश्ड हो और हर किसी को पता हो, नॉर्मली सब लोगों को उसके बारे में इल्म हो। अगर वो फार्मूला अवेलेबल नहीं है तो आप उस किसी भी कम्प्लेक्स शेप पर या सिंपल शेप पर भी उसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो यहाँ से आपको एक बात पता चलती है कि एफईए सिर्फ उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है जिनके स्टैंडर्ड शेप्स के फार्मूले ऑलरेडी आपके पास मौजूद हों। अगर स्टैंडर्ड शेप का फार्मूला आपके पास नहीं है तो आप एफईए भी यूज नहीं कर सकते। तो जब आप डिस्क्रीटाइजेशन करते हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैशिंग। और वो जो हर छोटा छोटा एलिमेंट है उसको हम कहते हैं दिस इज एन एलिमेंट, अ फाइनाइट एलिमेंट, नॉट एन इनफाइनाइट एलिमेंट। एक छोटे से साइज का एलिमेंट है जिसका एक फाइनाइट फिक्स्ड साइज है। सो दैट इज वाई इसका जो नेम है ये वाला फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ये नेम इसका अपीयर होता है। अब मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। इसी तरह ये हमने कैंटिलीवर बीम की एग्जांपल शेयर की थी, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि काफ़ी सिंपल है, इससे भी सिंपल है। उस एग्जांपल को आप यूँ समझ लें कि लेट्स सपोज आपके पास शेप्स में जाते हैं। लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक दिस। एक इस पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से इसके ऊपर एक सिलेंडर आ गया इधर। सो नाउ दिस सिलेंडर इज रेस्टिंग ऑन दिस शेप, और इसके ऊपर आप टॉप के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस जगह पर। फोर्स जो है वो पॉइंट पे भी हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है थ्रू आउट द फेस लाइक दिस एंड सो ऑन। Now what is the pressure which will be occurring on this lower body? Easily आप इसको find, if you know the force, let's suppose the force is F. Let me just do it as one. Let's say the force is F. The area on which this force is acting is A. So pressure कितना हो रहा होगा भाई इस पर? Can you find the pressure? F over A. जी, P is equal to F over A. So you know the formula for pressure easily. However, अगर इसको आप टॉप से देखें, अब इसी चीज को मैं आपको टॉप से दिखाने लगूं कि नीचे भी एक सर्कुलर प्लेट है, ऊपर भी एक सिलेंडर है जो उसके ऊपर रखा हुआ है। सो नाउ इफ आई जस्ट वांट टू शो यू फ्रॉम द टॉप व्यू, दैट इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो ये आपके पास ये वाली लोअर शेप है और इसके ऊपर जो आपको छोटी शेप नजर आ रही है वो ये बनी हुई है, ओके, जिसके ऊपर आप लोड अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स चेंज इट्स कलर एज वेल फॉर द सेक ऑफ डिस्टिंक्शन। देयर यू गो। सो यहाँ पर इस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। अब अगर आपको पता है कि ये जो एरिया है इसका रेडियस अगर आपको पता है, लेट्स से इट्स रेडियस इज r, so what will be its area? Anybody can tell me? Pi r square. Very good, pi r square. Excellent. So area is equal to pi r square, and the force which is acting on it is F. That means जो pressure इस पर act करेगा वो कितना होगा? Pressure will be equal to force per unit area which is pi r square. बहुत आसान है, हमें पता है भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे इतनी फोर्स अप्लाई करी है, इस पे नीचे जो एरिया बना हुआ है वो इतना है, तो हम प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कर लेंगे, बड़ा इजी है हमारे लिए। बट नाउ वंस अगेन लेट्स प्ले द गेम विद इट। द गेम इज that let's say we're going to introduce another this point here. Let's edit the points.
ओके, अब ये इस तरह की शेप है भाई, इरेगुलर सी शेप है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। अब आपसे कोई बंदा पूछे कि इसका प्रेशर फाइंड करें, आप तो कैसे करेंगे? डू यू हैव एनी मेथड टू डू इट, एनी फार्मूला टू डू इट? Anybody can tell me with any idea, with any solution in their mind? Yes, just unmute and answer. No, sir. Because this is an पहले से yes, develop- yes, because this is an irregular shape. We have no idea about it कि ये किस तरह की होगी. And to add further icing on the cake, let's also do this. इसमें से हमने इस सब्जेक्ट को माइनस भी कर देते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा होल भी बनाया हुआ है। अब क्या करेंगे हम? Now we have absolutely no idea, right? So up once again, if we are using FEA, what we will be doing is basically कि हम इस शेप को, जो कि कम्प्लेक्स शेप है, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर जो छोटा छोटा पार्ट है, लेट्स सपोज वो स्क्वायर शेप में बनता है, छोटा सा पार्ट, ठीक है? तो स्क्वायर शेप का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, एरिया का फार्मूला स्क्वायर शेप का क्या होता है भाई? लेंथ इनटू विड्थ, उससे आपको एरिया मिल जाता है। अब आप हर छोटे छोटे एलिमेंट का एरिया फाइंड करेंगे और उसके ऊपर जो फोर्स का कंपोनेंट उस पर जो डिवाइड हो रहा है उसके साथ उसको डिवाइड करते जाएंगे, एंड देन वी विल सॉल्व ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस टुगेदर। सो ये बेसिकली FEA इन एसेंस, इन सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स, दिस इज व्हाट FEA इज। कि कोई भी स्टैंडर्ड शेप, कोई भी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री जिसका फार्मूला आपके पास हो, अगर आपको उसी केस में एक कम्प्लेक्स असेंबली मिल जाए, बाकी सब कुछ सेम है, लोडिंग कंडीशन भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, लेकिन उसकी जो ज्योमेट्री है वो बड़ी कम्प्लेक्स होगी, नाउ यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट सॉल्व इट। सो एक इसमें कॉम्प्लिकेशन रहती है विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्री। इसमें एक और भी आ सकती है कॉम्प्लिकेशन। अब यहाँ इस केस में देखिए आप, स्टैंडर्ड शेप है, स्टैंडर्ड सर्कुलर शेप है, टॉप पर फोर्स अप्लाई हो रही है, लेट्स अप्लाई अ फोर्स हियर एज वेल, लेट्स अप्लाई अ फोर्स हियर एज वेल, लेट्स अप्लाई अ फोर्स here as well, let's apply a force here as well, ठीक है जी, let's apply a force in this direction as well। अब क्या हो रहा है? अब इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन से एक्ट कर रही हैं इसके ऊपर, राइट? एंड फॉर द सिंपल शेप वी कुड हैव जस्ट सॉल्व्ड इट, बट नाउ वी डू नॉट नो कि यार कहाँ पे क्या हो रहा है। कहीं पे वो फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी, कहीं पे फोर्सेस ऐड हो रही होंगी, कहीं पे इनके एंगल्स बन रहे हैं। सो एक्चुअली दिस बिकम्स वेरी कम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशन। सो अनदर पॉसिबिलिटी इज कि आपकी शेप तो स्टैंडर्ड ही हो, लेकिन लोडिंग कंडीशन जो हैं, जो फोर्सेस हैं, जो लोड्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कम्प्लेक्स हो जाए। वंस अगेन, जो आपके कन्वेंशनल एनालिटिकल मेथड्स हैं, जो फार्मूला बेस्ड मेथड्स हैं, वो काम नहीं करेंगे, एंड अगेन यू विल हैव टू यूज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस और फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस up to this point? Anybody? Feel free to discuss. I want to make sure that you're getting everything, because अगर मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, so I want to make sure that everybody understands it. Yes, Hamza. सर हमने ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस एनसिस पे भी किया था ना, तो जी। सर अबैकस इज जरूरी है कि अबैकस भी हम करें या एनसिस पे भी हम कर सकते हैं? Okay. अगर पेपर में अगर आपने क्वेश्चन, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप बैकस पर ही करें, आप पेंसिल में भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। एक्चुअली FEA की जो फंडामेंटल्स हैं, दे रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द टूल। आप चाहे एंसिस यूज करें, चाहे बैकस यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे FEA की जो फंडामेंटल थ्योरी है या जो फंडामेंटल लॉजिक है, दैट स्टेज द सेम, इट डज नॉट चेंज। सो डोंट वरी अबाउट इट। इनफैक्ट मैंने FEA की थ्योरी बहुत पहले से क्लियर की हुई थी, लेकिन जब मैंने इसको सीखा है बैकस पर, तो मुझे आई थिंक महीना लगा था इसको सीखने में। सो अगर आपको फंडामेंटल्स आती हैं ना, तो आप किसी भी टूल को इजीली यूज कर सकते हैं। दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। एनी अदर क्वेश्चन? एनीबॉडी एल्स? ऑलराइट, ये हमने फंडामेंटल क्लियर किया है अभी। अब अगली चीज कि राइट नाउ जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द क्लास फेलोज और पीपल हु क्लेम टू बी एक्सपर्ट्स इन FEA, व्हाट डू दे डू नॉर्मली? अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं।
लेट्स सपोज आपको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है. लेट मी शो यू द प्रोजेक्ट एज वेल. प्रोजेक्ट आपको कुछ किस्म का मिला हुआ है कि आपने एक सिलेंडर डिजाइन करना है जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर होल भी है और उसने रोटेट करना है. ओके, लेट मी ट्राई टू, हाउ डू आई डू इट, लेट मी सी. इसी पे कर लेते हैं. ओके, सो इस किस्म की शेप है जी, एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर होल करना है आपने. तो रेक्टेंगुलर होल के लिए लेट से ये आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो आप देख सकते हैं कि अब ये सर्कुलर सिलेंडर था जिसके अंदर से आपने एक होल करके उसमें से थ्रू कर दिया. अब इसकी जो टॉप है, इन सबको हम डिलीट कर देते हैं रोड्स को. तो इसकी टॉप पर बेसिकली आपने एक टॉर्क अप्लाई करना है. तो टॉर्क या मोमेंट, लेट सपोज उसके लिए सिंबल हम कौन सा लें भाई. आई थिंक ये वाला सिंबल बेटर होगा. ओके, so okay, so what do we want is we want to rotate it like this in this direction. यानी टॉप से हमने इसको पकड़ा और इसको रोटेट कर दिया. इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर एक टॉर्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे. स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी है कि इसका जो लोअर एंड है वो फिक्स्ड हो. अगर लोअर एंड फिक्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई, एनीबडी? फिर रोटेट करना शुरू कर दें. यस, इट विल जस्ट स्टार्ट टू रोटेट. वो घूमना शुरू कर देगा क्योंकि लोअर एंड फिक्स नहीं है, उसको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है. इट विल जस्ट रोटेट एंड देयर विल बी नो स्ट्रेसेस इन इट. सो ये जो प्रोसेस है कि हमने इसके किसी एंड को फिक्स करना है या इसके किसी एंड को फिक्स नहीं करना है, किस एंड को फिक्स करना है, किस एंड को फिक्स नहीं करना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाउंड्री कंडीशंस, विच बेसिकली मीन्स कि आप उसकी बाउंड्रीज पर, उसकी एजेस के ऊपर किसी एज को फिक्स कर रहे हैं, किसी एज को आप मूवेबल बना रहे हैं. तो ये जो आप सेटिंग कर रहे होते हैं एनालिसिस की अपने, दिस इज कॉल्ड एज बाउंड्री कंडीशंस. अच्छा जी, नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं. नॉर्मली आप लोग ये करते हैं कि जब भी आपको एफईए का कोई प्रॉब्लम मिलता है ना, तो आप अपनी मर्जी की कोई भी ज्योमेट्री लेते हैं और उसको ड्रॉ कर लेते हैं, या उसका मॉडल 3D मॉडल आप उसका बना लेते हैं एनालिसिस टूल के अंदर, या उसको इंपोर्ट कर लेते हैं. फिर आप क्या करते हैं, उस पर कोई भी लोड अप्लाई कर देते हैं और उसकी कोई भी मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं. जो जो आपको इजीली मिल जाए आप उठा के उस पर डालते जाते हैं. एंड देन कोई भी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं और कोई भी मैशिंग, यानी कि जो छोटे छोटे डिस्क्रिटाइजेशन करती है, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाने होते हैं, आप कोई भी वो एलिमेंट्स बना लेते हैं और आप एनालिसिस को रन कर देते हैं. एनालिसिस को रन करते हैं तो एट द एंड जनाब आपके पास बड़े कलरफुल ग्राफिक्स आ जाते हैं जिसमें वो कलर बार भी होती है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, वो बेहतरीन रंग बिरंगे आपको रंग नज़र आ रहे होते हैं. तो आपको गलतफहमी लाक हो जाती है कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया हूँ. एक्चुअली दैट इज़ द रॉन्ग वे टू डू इट. तो राइट वे इज कि पहले आपको पता हो कि फंडामेंटल इक्वेशन क्या है उसकी. सेकंड, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने बाउंड्री कंडीशंस कहाँ पर अप्लाई करनी है. आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फोर्सेस लोडिंग्स कहाँ पर अप्लाई करनी है ताकि वो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट में मैच करती हूँ. फिर आपने ये भी डिफाइन करना है उसके अंदर कि मैशिंग जो आपने करनी है वो कितनी करनी है, क्योंकि मैशिंग में इशू है. मैशिंग में इशू ये है कि जितने आपके मैशेस, बेसिकली मैश का एलिमेंट का साइज जितना छोटा होता जाता है ना, आपके रिजल्ट्स उतने एक्यूरेट होते जाते हैं. और जितना आपका मैश का साइज बड़ा होता है, रिजल्ट्स आपके उतने इनएक्यूरेट होते हैं. एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो इसमें होता है, दैट इज बेसिकली द वैलिडेशन. वैलिडेशन का क्या मतलब है भाई, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज वैलिडेशन? वैसे इन जनरल वैलिडेशन क्या होती है? सर फॉर एग्जांपल अगर हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया हुआ है तो हम उसको टेस्ट करते हैं कि वो रियल लाइफ में जो हमारे रिजल्ट्स है उससे कितना कनेक्शन उसका कितना स्ट्रॉन्ग है. वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश. सो बेसिकली वैलिडेशन ये होती है, अगर मैथमेटिकल मॉडल है आपके पास, एफ इज इक्वल टू, या प्रेशर फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है, प्रेशर है. अगर आप उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लें, वैलिडेट कर लें कि जी मैंने फोर्स अप्लाई की, इस एरिया पे अप्लाई की, मैंने एक प्रेशर सेंसर लगाया और उससे मैंने प्रेशर मेजर किया और एक प्रेशर मेरे पास फार्मूला से आ रहा है, तो दैट इज हाउ इट गोज लाइक.
सो जी यहाँ पर हमारे पास फोर्स है, यहाँ पर हमारे पास एरिया है, और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एंड ये हमारे पास प्रेशर है फ्रॉम फार्मूला, और ये हमारे पास प्रेशर है फ्रॉम FEA। सो फोर्स अप्लाई की, एरिया फाइन की, एरिया अप्लाई किया, उसके बाद प्रेशर फाइन किया एक्सपेरिमेंटली भी, फार्मूले से भी और FEA से भी। अभी अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज फार्मूला के साथ मैच कर रही हैं तो उसका मतलब है आपका फार्मूला वैलिड है। अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू FEA के साथ मैच कर रही है तो उसका मतलब है आपका FEA का मॉडल वैलिड है। एंड समटाइम्स ये होता है कि फार्मूला आपका इतना वेल एस्टेब्लिश्ड होता है, इतना अच्छा होता है कि लोगों को पता होता है कि यार ये फार्मूला ठीक है, बड़े लोगों ने इसको वैलिडेट किया हुआ है, फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती। देन you just need to match your FEA results with the फार्मूला रिजल्ट्स। सो जब आपके FEA के रिजल्ट्स फार्मूला रिजल्ट्स के साथ मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने वैलिडेशन कर ली है। एंड फ्रेंकली विदाउट वैलिडेशन any FEA analysis is simply what this is what it is. Worthless. It has no value whatsoever. So ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप लोग वैलिडेशन के ऊपर ज़रूर फोकस करें। विदाउट वैलिडेशन इट इज़ नथिंग। सो अब हम इन सारे पॉइंट्स को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं और इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, और एक्चुअली अबैकस के अंदर अभी हम इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब हमने स्ट्रेट अवे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर ली हैं जो बेसिक्स थी। सो अब हम आपको प्लॉट करके बना के दिखाता हूँ मैं। सो आप सब ने अबैकस की जो ये प्राइमरी विंडो है ओपन की हुई है ना? ओके। यस सर। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि यहाँ पर आपको इस मॉड्यूल के साथ इस जगह पर लिखा हुआ आ रहा होगा, पार्ट नजर आ रहा होगा। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन एज वेल? मैंने जूम इन कर दिया है आसानी के लिए। सो इस पार्ट वाले डाउन एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा पार्ट, प्रॉपर्टी, असेंबली, स्टेप, इंटरेक्शन, लोड, mesh, optimization, job, visualization, sketch and so on. So normally हम इसी सीक्वेंस में चलते हैं अपना एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। So let's suppose हम एक सिंपल सा एनालिसिस करना चाह रहे हैं जी कि एक हमारे पास सिलेंडर है, उसकी टॉप के ऊपर हम टॉर्क भी कभी अप्लाई करेंगे, कभी फोर्स भी अप्लाई करेंगे, और उसके लोअर एंड को फिक्स कर देंगे, एंड वी वांट टू सी कि उसके अंदर स्ट्रेसेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं। सो पहला स्टेप ये होता है कि आपने एक पार्ट बनाना होता है। पार्ट का मतलब होता है वो कंपोनेंट जिसके ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले आपने क्लिक कर देना है पार्ट के ऊपर। सो जब आप पार्ट पे क्लिक करेंगे तो पार्ट के ऊपर आपके पास ये विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज क्रिएट पार्ट। क्लिक ऑन क्रिएट पार्ट। यहाँ पर आप उसको नाम दे दें। लेट्स से मैं इसको नाम दे दूँ सिलेंडर का। ऐसा नाम दें जो कि आपको बाद में याद रखने में आसानी हो, क्योंकि उसका फायदा होता है बाद में जब आपने एडिटिंग किसी टाइम पे करनी हो तो। सो इसको नाम दे दिया जी मैंने सिलेंडर का। यहाँ पे इसकी टाइप देख सकते हैं आप, सॉलिड भी हो सकता है, शेल भी हो सकता है, वायर भी हो सकती है, पॉइंट भी हो सकता है। डिफॉल्ट ऑप्शन सॉलिड है। सॉलिड का मतलब यह है कि वो एक फुल सिलेंडर होगा, भरा हुआ सिलेंडर होगा, अंदर से खाली नहीं होगा। और यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है, रेवोल्यूशन, एक्सट्रूजन और स्वीप। हम एक्सट्रूजन यूज करेंगे जिसका मतलब ये है कि एक सर्कल ड्रॉ करके उसको हम ऊपर की तरफ उठा देंगे या नीचे की तरफ गिरा देंगे तो वो एक सिलेंडर बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक्सट्रूजन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो साइज का ऑप्शन आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेट साइज 200 आ रहा है, ये बेसिकली आपके ओवरऑल जो असेंबली का साइज है उसको डिफाइन करता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट वैल्यू इसके लिए नहीं है, ये बेसिकली आपकी डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, आपकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ज्योमेट्री पे कैसे डिपेंड करती है, लेट मी शो यू दैट पार्ट नाउ। सो जी हम एक सिलेंडर बनाना चाहते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस किस्म की होंगी। लेट्स से जी ये एक शेप ड्रॉ की, इसका जो रेडियस है वो हम चाह रहे हैं जी हो जाए लेट्स से 2.5 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। हम चाह रहे हैं कि इसका जो रेडियस है सर्कल का वो है 2.5
सेंटीमीटर। सो 2.5 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं और फिर हम उस सर्कल को एक्सट्रूड करेंगे ताकि हमारे पास सिलेंडर बन जाए। तो 2.5 सेंटीमीटर और सर्कल, एंड इसमें अबैकस में याद रखिएगा कि अबैकस इज अ पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर। पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, यूनिट्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। ये यूनिट लेस हैं तमाम प्रॉपर्टीज इसके अंदर। सो जो यूनिट्स का ख्याल आपने खुद रखना है, विच मीन्स यूनिट्स की जो कंसिस्टेंसी है उसका ख्याल आपने खुद रखना है। तो अगर आप मीटर्स में डील कर रहे हैं एक डायमेंशन में तो सबके साथ मीटर्स में डील करें। अगर आप सेंटीमीटर में डील कर रहे हैं तो सबके साथ सेंटीमीटर्स में डील करें। अगर इसी तरह अगर आप न्यूटन में डील कर रहे हैं तो सबके साथ न्यूटन में डील करें। सो बेसिकली यानी जो कन्वर्जन का काम है ना यूनिट्स की, वो आपका है और वो आपने सिंपली इसके अंदर डाल देने, इनपुट कर देने। ये आपको यूनिट्स का ऑप्शन एक्सप्लिसिटली नहीं देगा। सो मुझे नजर आ रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर है, ऑलमोस्ट उसकी एक्सट्रूजन मेरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सो मैक्सिमम मेरे जो असेंबली का साइज है वो 20 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो मैंने इसका जो 200 की बजाय मैंने इसको कर दिया 20, अप्रोक्सीमेट साइज 20 कर दिया और मैंने क्लिक कर दिया कंटिन्यू पर। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा मेरे सामने ये कैसे विंडो अपीयर हो जाएगी जिसके ऊपर ये छोटे छोटे आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, एक्स वाई जी। सो एक्स और वाई जो है वो आपका इस डायरेक्शन में वाई है, इस डायरेक्शन में एक्स है, और पेज के अंदर, स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन से बाहर आपकी जी डायरेक्शन है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो अगर आप इसी जगह पे, इसी टूल बॉक्स पे देखेंगे तो ये आपको पहले ही ऑप्शन नजर आ रहा है, क्रिएट सर्कल। सो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, सर्कल के बटन पे, और ये इसके सेंटर में मैंने ओरिजिन पे कर दिया। यूजुअली ओरिजिन इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। सो मैंने ओरिजिन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर वैसे ही एक सर्कल रफली ड्रॉ कर लिया। अब हमें पता है कि हमने सर्कल की डायमेंशंस कितनी रखनी है, हमने रखनी है 2.5। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जगह पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आता है ऐड डायमेंशन का ऑप्शन, दिस ऑप्शन, दिस बटन। सो क्लिक ऑन ऐड डायमेंशन, ऐड डायमेंशन पर क्लिक किया, एंड नाउ क्लिक ऑन एनी एज ऑफ दिस सर्कल। क्लिक किया, सेंटर तक आए और ये यहाँ पर आके ऐसे क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ, जी बच्चे, ये है डायमेंशन, ये देखिए टॉप पर सर्कल है। ओके सर। ये है डायमेंशन है। अभी जब आप ऐड डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, किसी भी एज को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो करंट लेंथ है इसकी वो 1.25 है। हमने कितनी करनी है, 2.5। सो सिंपली रिप्लेस इट विद 2.5 एंड प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास नया सर्कल क्रिएट हो गया जिसकी वैल्यू जो है वो 2.5 है। अब हम चूंकि सर्कल ड्रॉ करना बंद कर चुके हैं, दैट इज ऑल वी वांटेड। सो हम अपना जो स्केच वाला पार्ट है उसको फिनिश करना चाह रहे हैं। तो स्केच वाले पार्ट को फिनिश करने का तरीका एक तो ये है कि आप इसके ऊपर कैंसिल प्रोसीजर पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपके माउस के अंदर वो जो थर्ड बटन होता है जिसे आप रोल करते हैं, जिसे आप व्हील कहते हैं, आप उसको भी ऐसे टिक क्लिक किया मैंने तो आप उससे भी निकल जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन है, या यहाँ पे आप क्रॉस बटन पे क्लिक कर लें या आप अपने माउस का जो व्हील बटन है उसको क्लिक करें। जैसे आप माउस बटन को क्लिक करते हैं, रोल नहीं करना, क्लिक करेंगे तो वो आपको उस रूटीन से बाहर निकाल देगा। नाउ हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब हम इसको एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर डन बटन पे प्रेस करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा कि एक्सट्रूजन कितनी करनी है, डेप्थ कितनी करनी है। सो 2.5 है, लेट्स सपोज उसकी हम जो लेंथ कर लेते हैं 10 कर लेते हैं। क्लिक ऑन ओके। अब जैसे ही आपने 10 पे प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सर्कल क्रिएट हो, एक सिलेंडर क्रिएट हो गया जिसकी जो रेडियस है वो है 2.5 और उसकी जो लेंथ है वो है 10। एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन, रोटेट व्यू एज वेल, टू जस्ट रोटेट इट। ये देखें, ये हमने इसको रोटेट कर लिया। सो यू कैन सी इट फ्रॉम एनी साइड, एनी डायरेक्शंस। ये हमने बनाया एक पार्ट सिलेंडर का। नाउ लेट्स सपोज हम इस सिलेंडर को रखना चाहते हैं किस पर, एक प्लेट के ऊपर, और हम इस सिलेंडर की मदद से उस प्लेट के ऊपर लोड अप्लाई करना चाहते हैं। तो चूंकि हमने सिलेंडर का एक पार्ट बनाया है तो हमें पार्ट बनाने का तरीका पता चल गया। नाउ वी कैन मेक अनदर पार्ट। सो दोबारा यहाँ पे क्रिएट पार्ट पे क्लिक करेंगे हम, ये पहले ही ऑप्शन है, क्लिक किया इस पर,
पार्ट 2 को नाम दे देते हैं हम जनाब, लेट्स सपोज क्या नाम दें इसे, प्लेट कह देते हैं जी, प्लेट। तो ये भी एक्सट्रूजन है, ये भी सॉलिड है। कंटिन्यू। वंस अगेन पहले की तरह आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। वंस अगेन हम एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, सेंटर पे ड्रॉ किया, कोई भी उसकी डायमेंशन, अब उसको ऐड कर लिया, ऐड डायमेंशन पे क्लिक किया, सर्कल के किसी भी एज पे क्लिक किया और फिर आके सेंटर पे क्लिक किया। नीचे देखेंगे तो आपके पास 2.5 2.25 आ रहा है। तो हमारी प्लेट बेसिकली सिलेंडर से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो अगर सिलेंडर की वैल्यू है 2.5, तो वो ऑलमोस्ट, लेट्स सपोज अगर हम उसको 3 टाइम्स करते हैं तो ऑलमोस्ट बन जाती है 7.5। 7.5 जनाब उसकी डायमेंशन आ गई है। एंड अब आपको नजर आ रही है डायमेंशन काफी बड़ी हो गई है, तो यू कैन एक्चुअली फिट इन, ये जो बटन है ऑटो फिट व्यू, इस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिट भी हो जाएगा। लेकिन मुझे शक ये पड़ रहा है कि ये डायमेंशन काफी बड़ी हो गई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, फिलहाल हम इसको कर लेते हैं। सो वंस अगेन सिलेक्ट द एंटिटी टू डायमेंशन को हम कैंसिल कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं। जी बच्चे, क्वेश्चन है कोई? जी। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको अंडू कैसे करेंगे? कंट्रोल जी से? नहीं नहीं, इसमें कंट्रोल जी से अंडू नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से ये हमारे से भी मिस्टेक हो गई है जी, हमने ये ज्यादा बड़ा सर्कल बना दिया है, सो वी वांट टू चेंज इट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जहां पर आपको नजर आ रहा है ना ऐड डायमेंशन, इसके डायगोनल पे नीचे एडिट डायमेंशन वैल्यू का बटन आपको नजर आएगा। ठीक है, क्लिक ऑन इट, सेलेक्ट दिस डायमेंशन, ये वाली, सॉरी, एडिट डायमेंशन, सेलेक्ट इट, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है। सो करंट वैल्यू है इसकी 7.5, हम इसको रिड्यूस करके 6 कर देते हैं एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल अब छोटा हो गया, इसकी डायमेंशन, इसका जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट 6 बन गया। सो 6 इसका रेडियस बन गया जी। अब हम, चूंकि हम किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई नहीं करना चाहते, तो हम मॉडिफाई वाले मॉड्यूल को क्लोज कर देते हैं। एंड अब हमारे पास सॉलिड एक्सट्रूजन का पार्ट आ गया, तो हम यहाँ पे डन कर देते हैं। नाउ इट विल आस्क अस कि हमने कितनी डेप्थ देनी है। सो पहले हमने 10 दी थी, तो हम अब इसको 2 दे देते हैं ताकि इसकी प्लेट की शक्ल बन जाए। सो क्लिक ऑन ओके। सो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 पार्ट्स क्रिएट हो गए। आप उन दोनों पार्ट्स में स्विचिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से सिलेंडर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सिलेंडर आ जाएगा, पार्ट पे प्लेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्लेट आ जाएगी। सो आपने सिलेंडर भी बना लिया है और प्लेट भी बना ली है। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, दैट वाज इट्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमने इसकी बना ली है। अब पार्ट के बाद अगला जो होता है पार्ट, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी में क्या होता है जी, प्रॉपर्टी में आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एग्जांपल क्या है इसका, यंग्स मॉडुलस जिसे आप कहते हैं, इसकी पॉइजन रेशो क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं कि आपकी ज्योमेट्री या आपका जो मॉडल है उसका मटेरियल कौन सा। सो आप कोई भी मटेरियल चूज कर सकते हैं जो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ मैच करता हो। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम एज्यूम करते हैं कि ये दोनों चीजें स्टील की बनी हुई हैं, सो वी नीड एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर स्टील। सो हम क्या कहेंगे, यंग मॉडुलस स्टील। तो वो आपको बता रहा है कि स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो आमतौर पे इस रेंज में 190 से लेके 210 गीगा पास्कल तक। सो हमने यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट मटेरियल, मैकेनिकल और इलास्टिसिटी। दैट मीन्स हम इलास्टिक मटेरियल क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि सिंपल मोस्ट मेटल्स हैं आपके इलास्टिक मटेरियल्स में होते हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं, मैकेनिकल के भी हैं, थर्मल के भी हैं। फॉर नाउ हम मैकेनिकल पर फोकस्ड हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पर फोकस्ड हैं, तो हमने यहाँ पर इलास्टिक मटेरियल मेटल के लिए पिक कर लिया। एंड यहाँ पर हमने उसका यंग मॉडुलस देना है। सो यंग मॉडुलस कितना आया था जी हमारे पास, लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं 210 गीगा पास्कल। सो 210। अभी अगर आप मेगा पास्कल में जाना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप प्रेशर के यूनिट्स को मेगा पास्कल रखना चाहते हैं, तो इट इज़ नेसेसरी कि इसी जगह पर आप गीगा पास्कल को कन्वर्ट कर लें मेगा पास्कल में। सो 1 गीगा पास्कल में कितने मेगा पास्कल्स होते हैं भाई, एनीबॉडी? 1 गीगा पास्कल 6.3
10⁻³ 1000। सो अगर आपके पास 210 गीगा पास्कल है और आपने इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या लिखना चाहिए? 210 और उसके साथ 3 जीरो और ऐड कर दो, 210,000। सो दिस इज इट्स यंग्स मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ स्टील। एंड हमें साथ साथ चाहिए स्टील की पॉइजन रेशो भी। सो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉइजन रेशो ऑफ स्टील। सो ये है जी ऑलमोस्ट 0.28। सो यहाँ पर हमने पॉइजन रेशो में वैल्यू लिखी 0.28 एंड क्लिक ऑन ओके। हमने पॉइजन रेशो और मटेरियल एक यहाँ पे डिफाइन कर लिया। एंड सॉरी, हमें यहाँ पर उस मटेरियल को नाम भी देना चाहिए, मैंने नाम मुझे देना भूल गया था, तो आई कैन जस्ट एडिट इट। यहाँ मटेरियल 1 लिखा हुआ है, राइट क्लिक करें, रीनेम इट। सो मटेरियल 1 का नेम हम देते हैं जी स्टील। तो सबसे पहली चीज हमने डिफाइन कर ली इसके अंदर स्टील। सेकंड स्टेप पे होता है इसका सेक्शन। सेक्शन का मतलब ये होता है कि ये स्टील तो है, ठीक है, लेकिन ये किस तरह का स्टील है? ये सॉलिड स्टील है, ये शेल स्टील है, ये बीम स्टील है, या कोई अदर स्टील है? तो हमें पता है कि ये सॉलिड स्टील है, तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं सॉलिड स्टील। और यहाँ से सॉलिड क्लिक किया और होमोजीनियस, विच मीन्स मटेरियल की प्रॉपर्टीज सेम है हर डायरेक्शन में। वरना आपको पता है कंपोजिट्स में और यूलेरियन में मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो वो तमाम ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद हैं। पर अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने होमोजीनियस मटेरियल सॉलिड स्टील का सेक्शन बना लिया। और इसको जो मटेरियल असाइन करना है यहाँ से पिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको जो मटेरियल असाइन किया है दैट इज स्टील। सो एक सॉलिड सेक्शन मैंने बनाया है जिसकी प्रॉपर्टी स्टील की है। अब इस सेक्शन को हमने वैल्यूज असाइन करनी है, मींस कंपोनेंट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स को असाइन करना है। उसके लिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको नजर आएगा असाइन सेक्शन का। क्लिक ऑन असाइन सेक्शन एंड नाउ सेलेक्ट दिस कंपोनेंट एंड क्लिक ऑन डन। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास अगर आपने 5-6 मटेरियल्स डिफाइन किए हैं तो वो 5-6 के 5-6 यहाँ पे मेन्यू में आपके पास अपीयर हो जाएंगे। राइट नाउ हमने सिर्फ सॉलिड स्टील डिक्लेयर किया है, इसलिए इसका नाम सॉलिड स्टील आ रहा है और आपने इसको ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसका कलर ग्रीन सा हो गया, लाइट ग्रीन सा हो गया, दैट मीन्स कि इसको मटेरियल प्रॉपर्टी मिल गई है। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी हमने किसको असाइन की है? प्लेट को। तो हमें क्या यही मटेरियल प्रॉपर्टी किसी उसको भी असाइन नहीं करनी चाहिए? ये तो नहीं हो सकता कि दूसरी चीज़ का कोई मटेरियल ना हो सिलेंडर का। सो सिलेंडर पे क्लिक किया वंस अगेन। अब चूंकि हम पहले ही मटेरियल डिफाइन कर चुके हैं, हम पहले ही सेक्शन असाइन कर चुके हैं, तो हम सिंपली डायरेक्टली असाइन सेक्शन पर जा सकते हैं। इन अदर केस, लेट्स सपोज हमारा एक मटेरियल स्टील का है और दूसरा मटेरियल हमारे पास एल्यूमिनियम का है, तो हम यहाँ पर जाके एक नया मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं एल्यूमिनियम का। सो फॉर नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको स्टील कर रहा हूँ। सो क्लिक ऑन असाइन सेक्शन, सेलेक्ट दिस शेप एंड क्लिक ऑन डन। एंड वंस अगेन सॉलिड स्टील है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका दोनों मटेरियल्स को आपने, दोनों कंपोनेंट्स को अपने मटेरियल प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर दी हैं। यूजुअली इतना ही काफी होता है। अब आता है जी से अगला स्टेप विच इज कॉल्ड एज असेंबली। असेंबली का क्या मतलब है अभी? फिजिकल लिटरली क्या मतलब है असेंबली का भाई? सर जोड़ना चीजों को। चीजों को जोड़ना। तो चूंकि ये दो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं तो इनका आपस में कोई कांटेक्ट होगा, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ किसी जगह पे टच हो रहे होंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि इन दोनों को आपस में इन कांटेक्ट लेकर आया जाए। तो अब हमने असेंबली में यही काम करते हैं कि जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हमने जो इंडिविजुअल पार्ट्स बनाए हैं, अब उनको हमने आपस में ज्वाइन करना है, मिलाना जुलाना है एक दूसरे के साथ। सो यहाँ पर अब सबसे पहला वंस अगेन पहला जो ऑप्शन है दैट इज क्रिएट इंस्टेंस, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि आपको सिलेंडर भी नजर आ रहा है, प्लेट भी नजर आ रहा है। सो सबसे पहले मैंने सिलेंडर क्लिक किया, फिर मैंने प्लेट सिलेक्ट किया। सो सिलेंडर और प्लेट आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर अपीयर हो गए। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ऑटो ऑफसेट पे भी क्लिक कर सकते हैं। ऑटो ऑफसेट पे क्लिक करने से क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे से ऑटोमेटिकली डिस्टेंस पर हो जाते हैं। समटाइम्स अरेंजमेंट करने में आसानी हो जाती है। आई नॉर्मली प्रेफर कि उनको ऑटो ऑफसेट कर दिया जाए ताकि मैं इंडिविजुअली उनको सेलेक्ट कर सकूं। सो क्लिक ऑन ओके। ये आपने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब आपके दोनों पार्ट्स एक ही विंडो में आपको नजर आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी इन पार्ट्स की जो राइट नाउ पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो किस तरह की हैं। आप देख सकते हैं वो कुछ इस तरह की है। हमें चाहिए क्या? हमें इसका सेंटर इसके सेंटर में, या इसका सेंटर इसके सेंटर में चाहिए एग्जैक्टली।
So for that we need to move either this or this. हमें इन दोनों में से किसी एक को मूव करने की जरूरत है. सो मूव करने के लिए जो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ट्रांसलेट इंस्टेंस. ट्रांसलेट का मतलब होता है ट्रांसलेशन, किसी ऑब्जेक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना. सो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ट्रांसलेट इंस्टेंस. यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा सिलेक्ट द इंस्टेंस टू ट्रांसलेट. लेट सपोज मैं इसको मूव करता हूँ, तो इसको मैंने पिक कर लिया एंड डन हो गया. अब वो पूछता है आपसे इसका जी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रांसलेशन वेक्टर का वो बताएं. तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि ये जो इसका सेंटर आपको नजर आ रहा है, इसका सेंटर हम यहाँ से पिक करें और इसका सेंटर दूसरे ऑब्जेक्ट के लोअर सेंटर के साथ जाके मैच हो जाए. तो टॉप सेंटर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके पिक करके इसको रख दिया. इसको रोटेट करके एक दफ़ा चेक कर लें. ये देखें, ये सेंटर लाइन दोनों के दोनों पार्ट्स हो चुके हैं. सो नाउ वी क्लिक ऑन ओके. तो ये अब आपने असेंबली बना ली है इसकी अपने पार्ट की, और इसके अंदर ये दोनों पार्ट्स आप देख सकते हैं कि ज्वाइन हो गए हैं, इनका कंटेक्ट भी इस्टेब्लिश हो गया. नाउ वी आर रेडी टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. तो असेंबली भी पहला पार्ट था, पार्ट बनाने थे. सेकंड पार्ट में उनको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज असाइन करनी थी. थर्ड पार्ट में उनकी असेंबलिंग करनी थी. चौथे पार्ट में हम उसको कहते हैं स्टेप. तो स्टेप का बेसिकली काम ये होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये स्टैटिक जनरल आपको ऑप्शन देता है ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं, जनरल एनालिसिस कर रहे हैं. फॉर नाउ दिस इज़ इनफ. आप इसको नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्टेप 1 ही रखा हुआ है. सो क्लिक ऑन कंटिन्यू. तो ये अब आपको ऑप्शन देगा इंक्रीमेंटेशन का. इसका क्या मतलब है जी इंक्रीमेंटेशन का? इंक्रीमेंटेशन का मतलब ये है बेसिकली कि लेट्स सपोज अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो 10 न्यूटन फोर्स कितने स्टेप्स में अप्लाई हो? क्या आप चाहते हैं कि वो जल्दी से एक ही दफ़ा में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो जाए, या आप चाहते हैं कि पहले 1 न्यूटन हो, फिर 2 न्यूटन हो, फिर 3 न्यूटन हो, फिर 4 न्यूटन हो, यानी एक एक इंक्रीमेंट के साथ हो, या आप चाहते हैं कि 2 4 6 8 10 के साथ हो? तो ये इट्स टोटली अप टू यू कि आप कहाँ तक. फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि 100 न्यूटन, अगर इसमें आप चाहते हैं जी 0.5 अगर आप करेंगे, तो उसका मतलब होगा 0.5 मिनिमम है और 0.5 मैक्सिमम है. 0.5 का मतलब है 5 डिवाइडेड बाई 10 विच मीन्स 2. तो इसके आपका मतलब है ये 2 स्टेप्स में फोर्स अप्लाई होगी. अगर आप 0.25 करेंगे तो 4 स्टेप्स में फोर्स अप्लाई होगी, और अगर 0.1 करेंगे तो 10 स्टेप्स में फोर्स अप्लाई होगी. तो बेसिकली एनालिसिस उतना ही लंबा होता जाएगा. अभी आसानी के लिए हम यहाँ पर फिलहाल 1 स्टेप रखते हैं, ताकि एक ही स्टेप में पूरी की पूरी फोर्स हमारी अप्लाई हो जाए. ये आपने स्टेप का काम फिनिश कर लिया. स्टेप के बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेक्शन. इंटरेक्शन में क्या होता है जी? इंटरेक्शन में बेसिकली आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करना होता है. सो इंटरेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, आसान तरीका ये होता है कि आपको कंटेक्ट पेयर्स फाइंड करने होते हैं. तो ये जो चौथा ऑप्शन है इंटरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज कंटेक्ट पेयर्स. क्लिक ऑन कंटेक्ट पेयर्स एंड यहाँ पे जाके आप इसको फाइंड कंटेक्ट पेयर्स पे क्लिक करेंगे. अब जैसे ही आप फाइंड कंटेक्ट पेयर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जहाँ जहाँ पे भी कंटेक्ट्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं वो आपके पास विंडो आ जाएगी, और यहाँ पर आपकी बेसिकली थ्रेशोल्ड वैल्यूज होती हैं. समटाइम्स आपका कंटेक्ट नज़र नहीं आता आपको, तो आप क्या करते हैं 1.2 की बजाय 0.2 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें एंड सो ऑन. तो वैल्यू जितनी बड़ी करते जाएंगे उतने दूर वाले पॉइंट्स भी आपके पास कंटेक्ट रीजन में आ जाएंगे. फॉर नाउ चूंकि ये परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर है, तो आप देख सकते हैं इनकी सेपरेशन क्या है, 0 है. और अगर आप इस पर क्लिक भी करेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा कि कंटेक्ट कहाँ पर स्टेब्लिश हो रहा है, इस सिलेंडर की लोअर सरफेस और इस प्लेट की अपर सरफेस पे, एज यू कैन सी हियर. ठीक है जी. सो इनकी जो है इंटरेक्शन है, स्लाइडिंग इनकी फिलहाल हम फाइनाइट ही कर देते हैं एंड क्लिक ऑन ओके. अच्छा, वो आपको ऑप्शन दे यहाँ पे एरर दे रहा है कि उससे पहले वो चाह रहा है कि पहले आपने एक इंटरेक्शन प्रॉपर्टी भी सेट करनी है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिलहाल आप इसको क्लोज करें, यहाँ पर आए इंटरेक्शन पहला ऑप्शन था क्रिएट इंटरेक्शन. सो सरफेस टू सरफेस कंटेक्ट है हमारे पास एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड सिलेक्ट द मास्टर सरफेस, और दूसरी सरफेस आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं. अनदर अल्टरनेटिव इज कि आप इससे भी नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें एंड क्लिक ऑन क्रिएट इंटरेक्शन प्रॉपर्टी विच इज़ ईजी. सो हम क्या चाहते हैं जी, इंटरेक्शन प्रॉपर्टी हमारे पास कंटेक्ट हो. कंटिन्यू करें. अब कंटेक्ट की टाइप्स हैं आपके पास काफ़ी सारी.
मैकेनिकल पे क्लिक करें, टेंजेंशियल बिहेवियर नाउ। हम के कौन सा बिहेवियर है अभी इस केस में? हम फोर्स कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं? टॉप पे, साइडों पर नहीं अप्लाई कर रहे, टॉप पे कर रहे हैं। विच मीन्स इसके ऊपर फोर्स और कंटेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो किस किस्म का है? नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, इस तरह, इस डायरेक्शन में। सो हमें यहाँ पर मैकेनिकल में जाके नॉर्मल बिहेवियर पे जाना चाहिए। और हमारा जो कंटेक्ट है वो हार्ड कंटेक्ट है, विच मीन्स कि हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पर कुछ सॉफ्ट मटेरियल्स हैं और वो एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज कर रहे हैं या स्लाइड इन कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड आल्सो जो आपका मेथड है, इट इज़ बेटर कि आप अगमेंटेड लैग्रेंज इस मेथड को पिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो उसमें एरर कम आते हैं और उसमें सोल्यूशन जो आपका जल्दी मिल जाता है। लेकिन मैं बहरहाल इसकी ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में फिलहाल नहीं जा रहा। तो फॉर नाउ आप अगमेंटेड लैग्रेंज जस्ट, या आप बेशक डिफ़ॉल्ट भी रख लेता हूँ भी रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन चले अगमेंटेड कर लेते हैं एंड क्लिक ऑन ओके। सो ये आपने इंटरेक्शन प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली। अब आप दोबारा जाएंगे फाइंड कॉन्टैक्ट पेयर्स पर एंड क्लिक ऑन फाइंड कॉन्टैक्ट पेयर्स। तो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया, फाइनाइट है, ठीक है, इंटरेक्शन है, एंड ओके। सो ये अब आपने कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी भी यहाँ पे डिफाइन कर ली है कॉन्टैक्ट पेयर के हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप, इंटरेक्शन के बाद लोड। अब हमने इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करनी है, अपनी एक्चुअल लोडिंग अप्लाई करनी है। सो लोडिंग में हमने कहाँ पर लोड अप्लाई करना है जी? हम चाहते हैं जी टॉप फेस के ऊपर लोड अप्लाई करें, इस जगह पर। सो क्रिएट लोड पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे कि कौन कौन सा लोड आप फाइन अप्लाई कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड फोर्स हो सकती है, मोमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। सो हम यहाँ पर फिलहाल प्रेशर पे करते हैं, क्योंकि प्रेशर का फायदा क्या होता है कि हमें वो सरफेस पर अप्लाई करने का मौका देता है। तो क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड क्लिक ऑन दिस सरफेस। तो सरफेस पे क्लिक किया, ये देखें, सिलेक्ट द सर्फेसेज ऑफ द लोड। तो हमने ये सरफेस सेलेक्ट कर लिए एंड क्लिक ऑन डन। जब आपने सरफेस सिलेक्ट कर लिया तो अब ये आपसे मैग्नीट्यूड पूछेगा कि आपने इस पे मैग्नीट्यूड कितनी रखनी है इसकी। सो हम इस पे कितनी फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास आसान सा तरीका ये है कि आपको याद होगा हमने इसका कितना डिफाइन किया था भाई, रेडियस शुरू में 2 2.5 किसी को याद है? 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो 2.5 सेंटीमीटर था इसका रेडियस। तो दैट मीन्स कि इसका जो एरिया है वो कितना बनता है? 2.5 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई। सो ये बनता है 19.634 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर स्क्वायर में, तो आपको क्या करना चाहिए? आप इसको डिवाइड कर देना चाहिए 4 जीरोस के साथ, 1 2 3 4, 4 जीरोस के साथ इसको डिवाइड कर दिया। तो ये एरिया मीटर स्क्वायर में इतना बनता है। और आपको पता है कि प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। विच मीन्स कि अगर हम इसका इन्वर्स लेंगे तो हम उसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोर्स कितनी है इसकी? लेट्स सपोज हम इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी 100। ये बनती है जी, सॉरी मैंने डिवाइड कर दिया था, दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। सो पाई मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। सो दिस इज आवर, क्या कहते हैं उसे, एरिया आ गया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। और हम प्रेशर कितना अप्लाई करना चाह रहे हैं वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय दिस। तो मल्टी डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। सो बेसिकली ये प्रेशर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, 5.092 या 5.093। सो प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है 5.093 आपने अप्लाई की एंड क्लिक ऑन ओके। अब आप देख सकते हैं कि इस केस में आपकी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। आप ये भी कर सकते हैं कि ये अपवर्ड एक्ट करे, बट अपवर्ड एक्ट करेगी तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में इसको कोई रुकावट नहीं मिलेगी, ये जस्ट ऊपर उठ जाएगा। तो ये इसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब चूंकि ये नीचे एक्ट कर रही है तो इसमें आपको सोल्यूशन मिलने के चांसेस हैं। बट उसके लिए जरूरी है एक और काम करना। राइट नाउ आपने इसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया, इसकी मूवमेंट को आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। इट इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, इट इज फ्री टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन। तो जब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे।
मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैसेज कर दे कोई बच्चा अगर आपको भी। ओके, थैंक यू। आपकी भी आ रही है मुझे। सॉरी, आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एनी सो हमने लोड अप्लाई किया। मेरे आपसे क्वेश्चन ये था कि राइट नाउ हमने इसकी मूवमेंट को किसी भी डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट नहीं किया, तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल अप्लाई लोड एट दिस एंड? क्या होगा इसके साथ? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्योंकि इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या होगा? यस। सर वो डाउनवर्ड मूव करने लग जाएगा सर। जी बिल्कुल, डाउनवर्ड ही मूव करने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। ऑल तो नीचे प्लेट पड़ी हुई है, लेकिन वो प्लेट भी तो किसी चीज से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस प्लेट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। तो प्लेट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए जरूरी है कि हम बाउंड्री कंडीशन पर जाए। तो ये आपको सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री कंडीशन। सो क्लिक ऑन बाउंड्री कंडीशन। सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन है जी। कंटिन्यू क्लिक करें एंड इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें अपने ऑब्जेक्ट को, ताकि आप सरफेस को सिलेक्ट कर लें। सो हम चाहते हैं जी ये जो इसका सरफेस है, जो लोअर एज है, इसको सिलेक्ट किया जाए। और हर तरफ से ना तो इसमें कोई रोटेशन है और ना ही इसमें एक्स वाई जी में कोई चेंजेस हैं। तो हमने एनकेस्टर इसका जो कमांड है वो है, ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन ओके। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो लोअर एंड बेसिकली फिक्स हो गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको प्रोसेस? खैर कोई मसला नहीं है, अगर नहीं भी क्लियर तो हम 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो लोड आ गया। अगला स्टेप है जी इसकी मैशिंग। मैशिंग वाला पार्ट कौन सा है भाई? ये वो पार्ट है जहां पर हम डिस्क्रीटाइजेशन करने लगे हैं इसकी। तो अब हम डिस्क्रीटाइजेशन के लिए करेंगे यहाँ पे क्लिक पार्ट पे। राइट नाउ आपको नजर आ रहा है असेंबली। हम असेंबली में नहीं करते डिस्क्रीटाइजेशन, हम पार्ट में करते हैं। सो क्लिक ऑन पार्ट। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है सिलेंडर, सेकंड आपको नजर आ रही है प्लेट। तो सिलेंडर के ऊपर सबसे पहले हम मैशिंग करेंगे। तो ये आपका पहली कमांड है, दैट इज कॉल्ड एज फीड पार्ट। फॉर नाउ जो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आ रही है हम उसके अंदर नहीं जाते, जस्ट पिक द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर नाउ एंड क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन सेकंड ऑप्शन इन द बॉटम व्हिच इज मैश पार्ट। मैश पार्ट पे क्लिक करें एंड क्लिक ऑन यस एंड ये आप देख सकते हैं कि आपकी मैश क्रिएट हो गई है सिलेंडर की। बिल्कुल इसी तरह आप जाएं प्लेट पर। यहाँ पर बच्चे प्लीज माइक को म्यूट कर दे, किसी बच्चे का माइक अनम्यूटेड है। यहाँ पर भी आप सीड पार्ट पे क्लिक करें, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आती है उसको पिक कर लें एंड इसको भी मैश कर लें। तो ये आपकी सेकंड मैश क्रिएट होगी जी। सो आपके पास एक सिलेंडर आ गया और एक प्लेट आ गई, दोनों की मैश आपने क्रिएट कर दी। ऑप्टिमाइजेशन को आप फिलहाल छोड़ दें। अब आप क्लिक करेंगे जॉब पर। सो जॉब पर क्लिक करते हैं जब आप, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट जॉब का। सो क्लिक ऑन क्रिएट जॉब। क्रिएट जॉब पे क्लिक करें, इसका कोई भी आप नेम दे सकते हैं। नाम दे दिया, कंटिन्यू किया। और यहाँ पर एक काम आप जो कर सकते हैं अपने एनालिसिस को फास्ट करने के लिए, वो आप ये है कि यहाँ पे जाएं आप मेमोरी के ऊपर या पैरेललाइजेशन पर जाएं। पैरेललाइजेशन पर जाएं, यहाँ पर आप चेक करने यूज मल्टीपल प्रोसेसर्स। जितने भी आपके सिस्टम में प्रोसेसर है, मेरे पास 8 है तो मैंने 8 सिलेक्ट कर दिए। और इसी तरह जीपीयू एक्सेलरेशन, अगर आपके पास जीपीयू कार्ड है तो उसके भी मैंने 8 प्रोसेसर कर दिए एंड क्लिक ऑन ओके। उसका फायदा ये होता है कि आपका एनालिसिस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। सो नाउ वी आर रेडी टू रन इट एंड सी। हो सकता है इसमें एरर्स भी हों क्योंकि ये एनालिसिस मैंने पहले रन नहीं किया, बट आई एम गोइंग टू नाउ रन इट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालिसिस के अंदर जॉब्स के अंदर जॉब 1 आपको नजर आ रही है। राइट क्लिक इट एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, या अच्छा सॉरी कैंसिल करें, सबमिट ना करें। सबमिट से पहले फाइल करें, सेव एज करें एंड सेव इट समवेयर इन अ यूजफुल लोकेशन। लेट्स से मैं इस पे जाता हूँ जी, मैं अपने डेस्कटॉप पर जाके सेव कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं एक न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ, फी ट्रेनिंग। तो ये हमारा जनाब सिलेंडर प्लेट है, CYL नाम दे दिया इसको, सेव होगी। एंड जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर वर्किंग करेक्टली आई एम गोइंग टू क्लोज इट। मैंने इसको क्लोज कर दिया सेव करने के बाद एंड आई गो टू माय डेस्कटॉप, FEA ट्रेनिंग। हियर यू कैन सी द सिलेंडर प्लेट, यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इस पे डबल क्लिक करेंगे
तो ये दोबारा बैकएस के अंदर ओपन कर देगा. लेट इट ओपन एंड वेट फॉर इट. So it has opened and now we are in the same folder. We have made sure सब कुछ ठीक है हमारे पास. Jobs 1 में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन सबमिट. तो सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए मैसेज आएगा सबमिट एंड रनिंग. एंड इफ यू वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट क्लिक इट एंड क्लिक ऑन मॉनिटर. एंड यहाँ पे मॉनिटर में आपके पास जो भी मैसेजेस अभी आएंगे, कोई एरर मैसेज है या प्रोसेसिंग के मैसेजेस हैं, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये जो 1U आ रहा है इसका मतलब एरर है बेसिकली. ये जो 1U आपको नजर आ रहा है ना लिखा हुआ, ये बेसिकली अनडिफाइंड आपको आ रहा है. दैट मीन्स कि हमारी जो बॉडीज हैं वो प्रॉपरली कंस्ट्रेंड नहीं है, इसलिए आप जी बच्चों आपको आवाज आ रही है? जी सर. ओके, स्क्रीन भी नजर आ रही है? ओके परफेक्ट. तो आपने देखा होगा कि इस पे 1U 2U 3U इस तरह के मैसेजेस आए, विच बेसिकली मीन्स कि आपको जो सोल्यूशन है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा. एंड नॉर्मली इसका मतलब ये होता है कि या आप अपनी मैश को रिफाइन करें या आप जो आपकी मूवमेंट्स हैं बॉडी की उनको मजीद कंस्ट्रेंट करें. फॉर एग्जांपल इन दिस केस जो हमारी करंट असेंबली है इसमें हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं भाई कि इनको सिर्फ वर्टिकली मूव करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इनकी नहीं होनी चाहिए और रोटेशन भी नहीं होनी चाहिए जो हमारे एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है. सो फॉर दैट वी नीड टू गो टू लोड एंड ऐड अनदर बाउंड्री कंडीशन. तो क्रिएट बाउंड्री कंडीशन. अब हमने सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन नहीं लगानी, बल्कि अब हमने डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन की बाउंड्री कंडीशन लगानी है, विच मीन्स कि हम डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं. आवाज आ रही है बच्चे? ओके, मैंने कहा डिस्कनेक्ट ना हो गया. मैंने एडमिट भी कर लिया इनको. अच्छा जी. सो डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन बाउंड्री कंडीशन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं. सो क्लिक ऑन कंटिन्यू. एंड अब हमने इन इन तमाम को सिलेक्ट कर लेना है. सबको सिलेक्ट कर लिया एंड क्लिक ऑन डन. तो अब हम कौन बस जो डायमेंशन है जिसके अंदर इसकी वो है, क्या कहते हैं, थिकनेस है, वो किस डायमेंशन में है? वो है जी डायमेंशन में, इस डायमेंशन में. सो दैट मींस जी वाली को हम कंस्ट्रेंट नहीं करना चाहते, लेकिन U1 और U2 को करना चाहते हैं. इसी तरह UR1 का मतलब है रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, UR2 का मतलब है रोटेशन अराउंड वाई एक्सिस एंड UR3 का मतलब है रोटेशन अराउंड जी एक्सिस. इन सब को हमने कंट्रोल करना है. So now this subject will be able to move only in Z direction, this direction. And click on submit again. And once again, go to monitor, right click it and go to monitor. And now let's see what happens.
So process has started. अब देख सकते हैं कब कोई एरर नहीं आया, रन भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया। So right click it and click on results. तो राइट क्लिक किया, रिजल्ट्स पे क्लिक किया तो आपको बस राइट नाउ ये आ रही है इसके रिजल्ट्स, तो इस पे कोई डिफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रही है। डिफॉर्मेशन या स्ट्रेसेस देखने के लिए जरूरी है कि जो सेकंड ऑप्शन है ये कलर वाला प्लॉट कंटूर्स, इस पर क्लिक करें। अब जैसे ही आप प्लॉट कंटूर्स पर क्लिक करते हैं तो आपके पास स्ट्रेसेस भी आ जाएंगी, यहाँ पर आपके पास लोकेशन भी आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि यार ये जो आपके पास लेबल्स हैं इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो हमें आमतौर पर इस लेबल को चेंज करने के लिए हमें करना होता है व्यू पोर्ट पे जाएं एंड व्यू पोर्ट एनोटेशन ऑप्शंस पर जाएं, ट्राई इट पर जाएं, सेट लेबल फॉन्ट पर जाएं एंड अप्लाई टू ऑल ऑफ देम। चारों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से फॉन्ट साइज को लेट से हम 18 कर देते हैं, अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये फॉन्ट साइज यहाँ पर पहुंच चुका है। सेकेंडली हम चाहते हैं कि जो आपका जो फॉर्मेट है वो पॉइंट्स की फॉर्म की बजाय फिक्स्ड फॉर्म में हो, तो फिक्स फॉर्म में किया एंड देयर यू गो। अब ये आप वन माइसिस स्ट्रेस की नजर आ रही है, 4 उसकी भी आप, so if you want to see you can just basically click on this rotate button and you can see edges पर आप देख सकते हैं कि edges के साथ ज़्यादा मैच कर रही हैं और इन पॉइंट्स पर स्ट्रेसेस ये जहाँ पे रेड हो रहा है यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस आ रही है। एंड आल्सो अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर S लिखा हुआ है, S का मतलब है स्ट्रेसेस, तो S के साथ जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस हैं वो है S11, S22, S33। So right now हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं S33 में, which is the stress along Z axis. So click on S33 and also you will be able to see कि Z डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं। So आप देख सकते हैं कि आपके इस मटेरियल में जो ज़्यादा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं Z डायरेक्शन में वो बॉटम प्लेट पर प्रोड्यूस हो रही हैं या इस पे बिल्कुल एज पर इस जगह पर प्रोड्यूस हो रही हैं ज़्यादा स्ट्रेसेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस। तो एक्चुअली अगर आप साइज पर भी फोकस करें या साइन पर फोकस करें दैट इज आल्सो वेरी यूजफुल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेड आपको नजर आ रहा है वो है 0.173 विच इज एक्चुअली वेरी लेस, जबकि यहाँ पर जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है दैट इज -7 विच इज वेरी बिग। सो दैट मीन्स कि जो ज्यादा स्ट्रेस एक्ट कर रही है वो एक्चुअली इस जगह पर एक्ट कर रही है, इस कंपोनेंट के ऊपर एक्ट कर रही है। दिस कंपोनेंट नीड्स टू बी मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द अदर कंपोनेंट्स। अच्छा, फिर अगर आप बाकी डायरेक्शन में भी स्टडी करना चाहते हैं, दिस इज द स्ट्रेस अलोंग x एक्सिस व्हिच इज S11, S22 इज द स्ट्रेस अलोंग y एक्सिस, S33 आपको पास ज्यादा, ये S12 जो है ये shear स्ट्रेस है बेसिकली। आप देख सकते हैं कि shear स्ट्रेस इस केस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट shear फोर्स कब होती है? जब वो फेस के अलोंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, इस डायरेक्शन में तो एक्ट ही नहीं कर रही, इसलिए आपको यहाँ पे कोई shear फोर्स भी नजर या shear स्ट्रेस भी नजर नहीं आ रही ना S12 में। S13 में आपको shear फोर्स क्यों नजर आ रही है? क्योंकि वो Z डायरेक्शन के अक्रॉस थोड़ी सी वैल्यू उसको आपको दे रही है, लेकिन वो ज्यादा स्प्रेड नहीं है। आप देख सकते हैं वो बड़ी मिनिमल सी है, बहुत कम छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको नजर आ रही है। सो दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सिमिलरली S23 भी इसी तरह है, क्योंकि वो Z डायरेक्शन में है तो वो भी छोटे से पॉइंट्स पर एक्ट कर रही है पर ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, और आप देख सकते हैं उसकी एम्पलीट्यूड काफी कम है। सो मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस इन दिस केस इज इंडीड which is S33 which is -7.187, और इसके यूनिट्स क्या हैं? मेगा पास्कल्स। व्हाई इट्स यूनिट्स आर मेगा पास्कल्स? बिकॉज हमने इससे पहले जो सारा कुछ डिफाइन किया था, जो वो यंग मॉडुलस डिफाइन किया था, वो भी मेगा पास्कल में डिफाइन किया था। दैट इज व्हाई इसके यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर अभी मेगा पास्कल्स में होंगे। सो ये अब आपने इससे क्या फाइंडिंग की है भाई, क्या फायदा हुआ आपको? ये एक सिंपल केस था, एक सिंपल ज्योमेट्री थी और उसको आपने आसानी के साथ एनालाइज कर लिया। हाउएवर ये काम आप बाय हैंड भी कर सकते थे, यानी अगर आपको मैं कहता कि यार अपना हाथ उठाओ, बॉल पॉइंट उठाओ और कॉपी निकालो, तो आप ऑलमोस्ट इन्हीं वैल्यूज के ऊपर बाय हैंड कैलकुलेशन करके भी पहुंच सकते थे। नाउ कम्स द एक्चुअल पार्ट, दैट इज
if we make this assembly bit complex. So go back to part. अब हम क्या चाहते हैं जी कि इसके अंदर से एक होल कर दें, बिल्कुल सेंटर में से यहाँ से लेके एंड तक एक इसमें से हम होल कर देते हैं। अब हम इसके अंदर होल करना चाह रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि अब स्ट्रेसेस के अंदर क्या चेंजेस होती हैं। उसके लिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप विजुअलाइजेशन में वापस में जाऊंगा, एटलीस्ट इस वैल्यू को नोट कर लें आप लोग अपने पास। क्या वैल्यू आ रही है S33 की? -7.187। प्लीज नोट इट डाउन। कर लिया किसी ने नोट? ओके, मैं भी कर लेता हूँ। नोट पैड -7.187 कर लेते हैं जी। एंड नाउ वी वांट टू सी कि इसके अंदर अगर हम होल करते हैं तो फिर इसके अंदर क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर बेसिकली स्ट्रेसेस के अंदर। सो मैं पार्ट में जाऊंगा, ये अपना जो सिलेंडर है इसी को पिक करूंगा, इस सिलेंडर में ही मैं होल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सो आई विल गो टू शेप, कट एंड एक्सट्रूड। सो मैं कट और एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ। तो अब वो मेरे से पूछेगा कि कौन सी साइड को आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं, तो मैंने इस एज को पिक कर लिया कि मैं इस एज को एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। और इसके वर्टिकल और राइट पे जो एज है वो ये है, उसका मतलब ये है कि ये इसके साथ अलाइन हो जाएगा। देखें ये अलाइन हो गया। तो अगर ये पॉसिबल हो जाएगा कि मैं इस एज के ऊपर स्केच ड्रॉ कर सकता हूँ। सो पिक किया इसने स्केच को, सेंटर पॉइंट वही पिक किया जो पहले था, और ये मैंने इस पर सिलेक्ट कर दिया। एंड वंस अगेन माउस से मैंने सेंटर बटन प्रेस किया एंड क्लिक ऑन डन। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप पूरा होल भी क्रिएट कर सकते हैं एंड तक, या आप कुछ छोटे, हमने पहले इसकी की थी 10 तक। तो अगर हम थ्रू ऑल नहीं करते, अगर ब्लाइंड करते हैं, तो हम इसको कहते हैं लेट्स सपोज 8 कर दें अगर हम, तो फिर क्या होगा देखें। जैसे हम इसको 8 करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अपर एंड वो अभी तक फ्री है, वो देख लें वहाँ पे फिलिंग है अभी भी। और यहाँ पर पूरा का पूरा होल अप टू लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर्स हो चुका है। सो इफ आई वांट टू पुट इट टू द थ्रू, बेसिकली कंप्लीट पार्ट पे करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पार्ट्स पे क्लिक करूंगा, दोबारा सिलेंडर पर आऊंगा, सिलेंडर के अंदर फीचर्स पर आऊंगा, ये जो कट एक्सट्रूड है इस पर डबल क्लिक करूंगा और 8 की बजाय मैं इसको 10 कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने 10 किया, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कंप्लीट होल क्रिएट हो गया एंड नथिंग एल्स हैज बेसिकली चेंज इन इट। वंस अगेन जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी मेश अभी भी इंटैक्ट है, तो अब देख सकते हैं इसकी मेश इंटैक्ट नहीं रही, क्योंकि ज्योमेट्री चेंज होने की वजह से मेश गड़बड़ हो जाती है। दोबारा मेश पे सिलेक्ट किया, ओके किया एंड मेश जनरेशन पे क्लिक किया एंड वी हैव जनरेटेड द मेश अगेन। सो लेट्स सी, हो सकता है कंटेक्ट में भी कोई इशू आया हो, लेकिन बार वी विल सी इट व्हेन वी सबमिट द जॉब। सो लेट्स क्लिक ऑन सबमिट द जॉब अगेन। यस इट इज सेइंग कि जी यहाँ पे कंटेक्ट चेंज हो गया है वगैरह वगैरह। बस फिलहाल हम कह देते हैं जी यस कर दो, देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। क्लिक ऑन मॉनिटर। ओके एरर आएगा क्योंकि कंटेक्ट इसमें चेंज हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि हमें कंटेक्ट को बेसिकली दोबारा एस्टेब्लिश करना है। तो हम यहाँ पर वापस जाते हैं, इस जगह पर हमारे पास आ रही हैं इंटरेक्शंस और इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज। इंटरेक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंटेक्ट नजर आ रहा है। इस कंटेक्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड वी अगेन क्रिएट दिस कंटेक्ट बाय टिकिंग हियर फाइंड कंटेक्ट पेयर्स। यही वाला कंटेक्ट था पहले। लोड पे सरफेस जो अपने लोड अप्लाई करना है वो ये वाली टॉप सरफेस है। सो प्रेशर पे हमने जाना है जी, लेट्स सपोज प्रेशर पे चले गए। जो हमने पहले एंटर की थी वैल्यू वो क्या थी वही पिक कर लेते हैं। क्या वैल्यू थी भाई वो? ऑलमोस्ट कैलकुलेटर से हमने की थी 5.09 या 5.1। सो क्लिक ऑन डन जी। तो ये 5.1 हमने वही प्रेशर की वैल्यू जो पहले थी वही पुट कर दी दोबारा इसके अंदर एंड वंस अगेन क्लिक ऑन सबमिट।
So submit किया, now it is running. So we will go to monitor again just to see what is happening. So I don't know monitor appear क्यों नहीं हुआ, but let it run. जी आपको, can you still hear me? Okay, thank you. So job 1 completed. Now we want to see the results. Once again, stresses पे जाएंगे. And now you can see here. कौन सी स्ट्रेस पे फोकस करना था हमने? S33 पर. So we will go to click on S33. And now you will see कि क्या स्ट्रेस आ रही है जी, -7.068. जो इससे पहले आ रही थी वो कितनी थी? -7.187। हाँ जी, और अब -7.0 आ गई है. सो यू कैन सी कि एक्चुअली इस केस में जब हमने इसके अंदर से इसको थोड़ा सा कम किया है तो इसकी एक्चुअली जो वैल्यू है वो कम हो गई है. लेकिन इस कम होने की एक और रीजन है. ये बेसिकली मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि देखें अभी जो आपका ये जो कंट्रैक्ट एरिया है, ये पहले वो भी तो कम हो गया ना. समझ आ रही है बात की? मतलब वही प्रेशर जो पहले इस पूरे फेस पे एक्ट कर रहा था, इस पर एक्ट करवा रहे हैं. सो इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट सिमेट्रिक. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो प्रेशर की वैल्यूज हैं वो सिमेट्रिक रह रही हैं, वो चेंज रह रही हैं, वो सेम रह रही हैं, वो चेंज नहीं हो रही हैं इस तरीके से. सो फॉर दैट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशंस के अंदर कि जब आप लोड्स को अप्लाई कर रहे होंगे या चेंज कर रहे होंगे. अब हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये जो होल है इसकी ज्योमेट्री अगर हम चेंज करें, मसलन राइट नाउ हमने इसको 2.5 रखा है, लेट्स सपोज, या 1.5 रखा है, हम इसको 1.4 कर दें तो क्या होगा, 1.3 कर दें तो क्या होगा, 1.2 कर दें तो क्या होगा, 1 कर दें तो क्या होगा, एंड सो ऑन. सो किसी भी डायरेक्शन में हम करना चाह रहे हैं हमें पता चल जाएगा. एक और काम जो आप यहाँ पे कर सकते हैं रिजल्ट्स के अंदर, कि यहाँ पर ये जो आपको बटन नजर आ रहे होंगे 3, इसका मतलब है क्रिएट डिस्प्ले ग्रुप. क्लिक ऑन क्रिएट डिस्प्ले ग्रुप, पार्ट इंस्टेंसेस पे क्लिक करो, एंड यहाँ से आप लेट्स सपोज प्लेट को पिक कर लो एंड रिप्लेस करो. अब आपको सिर्फ प्लेट नजर आएगी. ये देखें कि इस प्लेट के अंदर रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे. अब देख सकते हैं कि ये कोई इतने रेगुलर नहीं है, और उसकी वजह क्या है? बेसिकली उसकी वजह ये है कि ये जो इसकी मेश है वो बड़ी कोर्स है. सो नाउ वी नीड टू रिफाइन द मेश एज वेल. सो नाउ वी गो बैक टू मेश. तो सबसे पहले हमने इसको पकड़ा, जो सिलेंडर की मेश है, इसको पिक किया. राइट नाउ डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0.71, हम इसको कर लेते हैं 0.25 ताकि इसका साइज 3 टाइम्स इससे कम हो जाए. एंड वंस अगेन क्लिक ऑन द बटन टू क्रिएट द मेश. यस, अब आप देख सकते हैं इसकी मेश रिफाइन हो गई है. इसी तरह हम सिलेंडर की बजाय अब जाते हैं प्लेट पर. प्लेट पर भी जो इसका डिफॉल्ट साइज है वो आ रहा है 1.7, हम उसको भी कर लेते हैं 0.75 लेट्स सपोज. सो ओके, डिलीट मेश. यस, तो ये आपकी मेश पहले की इस पर रिफाइन हो गई है. बट वी कैन एक्चुअली रिफाइन इट फर्दर. हम इसको कह देते हैं 0.5 कर दें इसको. डिलीट, ओके, जनरेट मेश. यस, एंड क्लिक ऑन यस. तो आपकी मेश जनरेट होगी. अब ये एनालिसिस पहले की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा. सो वंस अगेन क्लिक ऑन सबमिट एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स नाउ. सो वेट फॉर इट. ये सबमिटेड आ गया ऑप्शन. सो वेट फॉर इट टू बी कंप्लीटेड. इट विल टेक लाइक 1 or 2 minutes, क्योंकि अब हमने मेश को रिफाइन कर दिया है. तो जितना आप मेश को रिफाइन करते जाएंगे आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो उतना बढ़ता चला जाएगा. समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ एनालिसिस हमारे 2-2 घंटे ले जाते हैं व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन टू मच एक्यूरेसी. लेकिन बहरहाल ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फिर भी 2-3 मिनट्स में ये हो जाएगा इंशाल्लाह. सो ये इनफैक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया. ये completed. Now once again see the results. So go back to analysis part.
click on S33 which is the stress acting in the Z direction and now you can see कि उसकी वैल्यू में अब क्या आया हुआ है -7.125। तो इससे पहले जो हमने निकाली थी वो कितनी थी 7.187 थी और ये -7.125 आ रही है। एंड व्हाट इज मोर कि इस केस में अपर एंड पे कोई स्ट्रेसेस ज़्यादा नहीं आ रही। बेसिकली ये जो अपर काइंड ऑफ मतलब आपको सिर्फ इस एनालिसिस को देख के ये पता चल रहा है कि भाई आपको इसके अंदर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अगर आप मटेरियल डैमेज इस जगह पर आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक देयर इज एनी स्ट्रेस इन इट, हार्डली एनी स्ट्रेस। ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो नीचे फोकस हो रही है। सो एंड अगर आप इसकी एनिमेशन देखना चाहते हैं कि हाउ डज इट वर्क और हाउ डज इट एक्ट, इतनी नहीं होती रियल लाइफ में से कम होती है। ये एग्जैजरेटेड है सिर्फ जस्ट टू गिव यू विजुअलाइजेशन आइडिया इसके अंदर हो रही है, कैसे इवॉल्व कर रही है, कैसे ट्रेवल कर रही है। ये फास्ट है थोड़ा सा। ओके तो लेट्स गो बैक। ओके नाउ वी वांट टू सी एग्जैक्टली ऑन द प्लेट कि तो पहले हमने देखा था प्लेट पर क्या हो रहा है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस सिलेंडर के इस एज पर क्या हो रहा है। सो नाउ वंस अगेन वी विल गो टू दिस पार्ट ग्रुप डिस्प्ले ग्रुप पे एंड नाउ इंस्टेड ऑफ प्लेट वी विल पिक सिलेंडर एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे रिप्लेस। अब आपके पास सामने सिर्फ सिलेंडर आएगा और रेट इट विथ एंड -7 आ रही है, इस पॉइंट पर -7 आ रही है, इस पॉइंट पर -7 आ रही है, इस पॉइंट पर माइनस। तो बेसिकली 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिलेंडर के केस में स्ट्रेस ज़्यादा कंसंट्रेट हो रही है। बाकी लार्जली इसके अंदर कोई खास स्ट्रेस नहीं है। सो अगर आप मजीद सेफ्टी चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज तो अगर आप ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इस जगह पर मटेरियल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ज़्यादा एडजस्टेबल बना सकते हैं और बाकी आपको इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल रखने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? हेलो यस सर, आ रही है, आ रही है। अच्छा ओके मैं चेंज करता हूँ नेट को। आवाज़ थोड़ा सही सा है लैग हो रहा है है भाई? सर, वो रुक रही है, बीच में अड़ रही है। ओके थोड़ा सा ठहरो। ओके ठहरो रुकिएगा मैं ऐसे